नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत मोहन है। ये है खर्चा पानी, साथ में है अंशुमान जी। दिन की बड़ी इकोनॉमिक खबर पे बातचीत। कैसे हैं अंशुमान जी? खर्चा पानी में आप सबका स्वागत है। और कल रात से अभी तक इतने घटनाक्रम हो चुके हैं कि हम आज खर्चा पानी में उन पे संक्षेप में चर्चा करेंगे। दिन बड़ा ज़रूरी है आज, और मतलब आज शाम तक जीडीपी का आंकड़ा भी हमें मिलेगा। हाँ, मतलब हम लोग जब शूट कर रहे हैं तो ये एंटिसिपेट करते जा रहे हैं कि जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं। और मतलब मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने मुझे अभी व्हाट्सएप भेजा और ये बताया कि यार देख लीजिएगा तो क्या क्या आ रहा है। तो जीडीपी के क्वार्टर 3 का डेटा आ रहा है। 8 कोर इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट फाइनेंसेस और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, इनके भी डेटा आएंगे। इन और सबके डेटा भी आज जीडीपी का केवल क्वार्टरली डेटा ही नहीं आएगा, बल्कि संभावना है कि आज जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो दूसरा एडवांस एस्टीमेट भी जारी करेगा। एक एडवांस एस्टीमेट जो उन्होंने बजट से पहले जारी किया था, जिससे हमें एक ब्रॉडर पिक्चर मिलेगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस साल क्या स्थिति रहने वाली है। जी। तो खर्चा पानी में 2 एजेंडे हैं हमारे पास। पहला एजेंडा है क्रूड ऑयल की प्राइसिंग पे लेके, जो 13 महीने के हाईएस्ट पे जा रहा है और जिससे बहुत कुछ संचालित होता है, इन्फ्लेशन उससे रेगुलेट होता है एक हद तक, ठीक है। और दूसरी बातचीत हमारी 5G पर है। 5G से इंडिया को कितना पैसा मिलने वाला है और 5G यहाँ पर लगाने के लिए क्या क्या चाहिए। लेकिन इन दोनों से पहले अंशुमान जी, मेरे पास 2 सुर्खियां हैं। उन 2 सुर्खी पे मैं चाहता हूं हम एक एक मिनट बातचीत कर लें। सेंसेक्स 1800 पॉइंट टूट चुका है। आप बता रहे थे खूना खच्चर मचा हुआ है, शेयर मार्केट में ब्लड बाथ हो रहा है। शेयर बाजार की भाषा में आज ब्लड बाथ का दिन था। और ये फ्राइडे बहुत फियरसम फ्राइडे रहा। हालांकि बाजार अब थोड़ा सा 100-200 पॉइंट, जब हम यहाँ बात करना शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेहतर हुआ है। पर 1800 पॉइंट की गिरावट बाजार के लिए बहुत सरप्राइजिंग है और इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली चीज तो संदर्भ देखिए कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं। संभावना यह है कि थोड़ी रिकवरी मजबूत होती दिखाई देगी। 2 तरीके के आंकड़े मिल रहे हैं। एक आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 0 से 1%, क्वार्टर में 1% के आसपास ऊपर निकल जाएगी और बाकी लोग 0 से नीचे मान रहे हैं। तो आमतौर पर रिकवरी के उत्साह में शेयर बाजार में बढ़ोतरी दिखाई देनी चाहिए, पर वैसा नहीं है। तो बाजार आज अचानक क्यों टूटा? ऐसा कुछ तो भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं हुआ, बल्कि चीज़ें बेहतर होने की तरफ संकेत मिल रहे हैं। बाजार इसलिए टूटा, जिस पर हम चर्चा करते रहे हैं कि पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं को महंगाई बढ़ने का खतरा दिखाई दे रहा है। भारतीय बाजार में जब बॉन्ड यील्ड बढ़े, हमने खर्चा पानी में विस्तार से चर्चा की थी कि क्यों बैंकर्स तैयार नहीं है। ऐसे ही बॉन्ड यील्ड बढ़ने का या बॉन्ड पर ब्याज दर बढ़ने की संभावना पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। खासतौर से अमेरिका में इन्फ्लेशन आने की या महंगाई आने का खतरा है। और महंगाई जैसे ही बढ़ने का खतरा होता है और बॉन्ड बाजार जब उस पर प्रतिक्रिया करता है तो ये शेयर बाजार हिल जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं। और वो लड़खड़ाहट हमने आज देखी। यानी आज का भारतीय बाजार जिसमें इतनी तेज गिरावट आई 1800 पॉइंट की, वो गिरावट पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय कारणों से प्रेरित है। और भारत में तो महंगाई का खतरा स्पष्ट रूप से सामने दिख ही रहा है। उसके आंकड़े हमारे सामने लगातार आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। भारतीय बॉन्ड बाजार में कैसी अफरा तफरी है, बेचैनी है। रिजर्व बैंक को कितनी मुश्किल हो रही है सरकार का के इशूज़ को सेल करने में, सरकार के ट्रेजरी बिल से बॉन्ड को बेचने में। ये चीज़ें हैं। तो इनकी रोशनी में शेयर बाजार में, और शेयर बाजार के अगर भीतर उतरे तो हमें दिखाई पड़ेगा कि बाजार में तो खैर सेंसेक्स और एनएसई में डेली गिरावट आती है, पर बाजार का मिजाज परखने के लिए एक सूचकांक और होता है जिसको हम विक्स कहते हैं, जिसको वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहते हैं। वो आज काफी तेजी से बढ़ा है। इसका मतलब संकेत ये है कि बाजार में उतार चढ़ाव की प्रक्रिया कुछ समय तक जारी रह सकती है। और जीडीपी में जो रिकवरी आ रही है उसको आज सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से बाजार ने डिस्काउंट कर दिया और बाजार ज्यादा निगेटिव या ज्यादा सरप्राइजिंग निगेटिव जोन में चला गया, जबकि उम्मीद ये थी कि शायद आज आंकड़ों को लेकर उत्साह दिखाई देगा। जी। और अंशुमान जी, इसके बाद दूसरी सुर्खी जो है फाइनेंस मिनिस्टर का एक बयान है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बैंक्स को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो सीवीसी के अंडर में भी ना आ सके। मैंने उनकी बात का जो जिस्ट है, उसका मतलब है वो ये निकलता है। कल हमने प्राइवेट बैंक्स को गवर्नमेंट बैंकिंग करते हुए उस पर चर्चा की थी। और एफएम का ये बयान क्या कहना चाह रही हैं? ये अगर आप पूरे जो प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन की जो पूरी प्लान और जो स्कीम है ना, उसके अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग आयामों को स्पष्ट करने की कोशिश चल रही है और हम उन्हें क्रमशः होते देख रहे हैं। बजट के पहले से ही, जब से आरबीआई ने रिपोर्ट जारी की थी कि भारत में स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट बैंक्स कौन से हैं, वहां से लेकर अभी तक अब सरकार इस तरह सोच रही है कि भारत में बहुत ज़्यादा बैंकों की नहीं, बल्कि बहुत मजबूत कुछ बैंकों की ज़रूरत है। और ये बात आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में भी कही थी। फर्क केवल इतना है कि इससे पहले तक सरकार ये सोचती थी कि सरकारी बैंकों का बड़ा और मजबूत होना ज़रूरी है, और इसलिए जो विलय की प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें यह था कि छोटे बैंकों को या कमज़ोर सरकारी बैंकों को बड़े मजबूत सरकारी बैंकों में विलय कर दिया जाए। लेकिन अब
ये धारणा बदली है, पॉलिसी का ओरिएंटेशन बदला है, पॉलिसी का पर्सपेक्टिव बदला है। अब मजबूत बैंक होने चाहिए, वो चाहे निजी हो या प्राइवेट हो, और इसलिए शायद ये उस तरफ बढ़ने की कोशिश है जहां कि आप एक प्राइवेट बैंक को एक सरकारी बैंक से मिला देंगे, या एक प्राइवेट बैंक सरकारी बैंक का अधिग्रहण कर लेगा और बाजार में मजबूत बैंक होंगे। पर मजबूत बैंकों की आवश्यकता से कोई इनकार नहीं करेगा, क्योंकि मजबूत बैंकों की ज़रूरत है। इकोनॉमी में जिस तरीके के डिस्ट्रप्शंस आते हैं, जिस तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं, जिस तरीके की क्राइसिस आती है, अभी हमने देखा कोविड के दौरान कितने ह्यूज एनपीएस क्रिएट हुए। छोटे बैंक तो खड़े ही नहीं हो सकते, और छोटे बैंकों की क्या समस्या है इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स देख लीजिए, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स देख लीजिए, छोटा होना ही उनकी मुसीबत है, क्योंकि वो छोटे हैं तो वो कोई भी मार्केट की जो वैगरी है, जो मार्केट में होने वाली वाली क्राइसिस है, उसको फेस नहीं कर पाते। हाँ, और इसके साथ ही हम आते हैं अपनी खबरों की ओर। पहली खबर है कच्चा तेल 13 महीनों के हाईएस्ट पे है, लेकिन ये वैसा भी हाईएस्ट नहीं है जो एक समय हुआ करता था, वैसा भी हाईएस्ट नहीं है। अब इंक्रीज ऑयल प्राइसेस में हो सकता है अभी भी, जो मतलब ट्रेंड चल रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने और पेट्रोलियम मंत्री ने, ये सब लोगों ने कह चुके हैं ये लोग कि साहब टैक्स में कटौती करना बहुत मुश्किल है। तो अंशुमान जी, अब क्रूड प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, कहाँ तक जाएगा मामला? वैसा भी ऊंचा नहीं है, ये बात सही है, लेकिन उतना ऊंचा ना होने पर भी भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत यहाँ है। तो हम अगर भारत के नजरिए से देखें, जब हम 55 और 60 डॉलर पर बैरल के, 62 डॉलर पर बैरल के ब्रेंट की कीमत पर भारत में 99 रुपए, 98 रुपए और 100 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमत दे रहे हैं, तो यहाँ से जितनी भी बढ़ोतरी आने वाले समय में होगी वो हमारी ही जेब पर भारी पड़ेगी। पर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार का नजरिया खर्चा पानी में से पहले भी हम एक बार संकेत दे चुके हैं, शायद 3-4 हफ्ते पहले, कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती रहेंगी। उस समय वो शुरुआत थी। आज जो ताजे आंकड़े आए उसमें कल शाम तक जो बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी वो हाल फिलहाल में सबसे ऊंचे स्तर पर थी। बाद में फ्यूचर्स में थोड़ी गिरावट आना शुरू हुई और आज सुबह थोड़ा सा नीचे हमें नरमी दिखाई दी। लेकिन अभी भी जो कच्चे तेल के बाजार का इंटरनल सूचकांक है वो दो चीजें संकेत कर रहा है। एक तो वो बता रहा है कि ब्रेंट में अगले 12 महीनों तक कम से कम 6 से 8% की बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। यानी बाजार का जो रुख है, जो अंतर्धारणा है, जो उसके अंदर के सूचकांक है, वो कीमतें घटने की तरफ कोई इशारा नहीं करते, बढ़ने की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो बढ़ने की रफ्तार कितनी तेज होगी, वो 65 से 70 कब तक पहुंचेगा, या 65, 66, 67 होते हुए 70 पहुंचेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। पर पूरी दुनिया में कच्चे तेल उत्पादकों के बीच में, कच्चे तेल के ग्राहकों के बीच में और रिफाइनर्स के बीच में एक इस तरीके की अंतर्धारणा बन चुकी है कि अब क्रूड की प्राइसेस बढ़ती चली जाएंगी। और इसलिए कम से कम 2 बड़ी एजेंसियों ने, और सरकार का भी रुख स्पष्ट है, और सरकार को तो पता ही है, कम से कम 2 बड़ी एजेंसियों ने पिछले 3 दिन में, 4 दिन में यह भी भविष्यवाणी की कि क्रूड के फ्यूचर्स $90, $100 तक जा सकते हैं। बल्कि एक एजेंसी ने $100 तक की भविष्यवाणी की कि $100 पर बैरल का रेट हो सकता है। $100 शायद हो सकता है बाजार में स्पेकुलेशन के लिए या बाकी चीजों के लिए भविष्यवाणी की गई हो, लेकिन जो इंडेक्स है ऑयल प्राइसेस का, जो इंटरनल इंडेक्स है, वो ये सजेस्ट कर रहा है कि ये कीमतें लगातार बढ़ती जाएंगी। और इसलिए हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हमने 1 महीने में एलपीजी की कीमतों में लगभग 100 रुपए की बढ़ोतरी देखी, जो सरप्राइजिंग है हमारे लिए। और इस पर भी हमने संकेत दिया था कि इसलिए बढ़ेंगी कीमतें क्योंकि सरकार ने एलपीजी से सब्सिडी खत्म कर दी है, इस बजट में उसको काफी घटा दिया। तो अब ये तेल की कीमतें अगर बढ़ती रही तो भारतीय ऑयल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी दुविधा है। दुविधा यह है कि हम एक तरफ महंगाई बढ़ती देख रहे हैं, उसके कारण बाजार भी लड़खड़ा रहे हैं, चीज़ों की लागत बढ़ रही है। दूसरी तरफ ये कि अगर कीमतें बढ़ती जाएंगी तो सरकार के सामने एक ही विकल्प बचेगा कि या तो वो टैक्स कम करे और राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी करे, या फिर वो ऑयल कंपनियों से कहे पुराने तरीके से कि नहीं, टैक्स तो कम नहीं हो सकता, जो नुकसान हो रहा है उसको आप अपनी बैलेंस शीट के ऊपर अपने ऊपर एब्जॉर्ब करिए और हम कोई दूसरे रास्ते से बॉन्ड के जरिए, किसी तौर तरीकों के जरिए आपको फिनांस करेंगे। लेकिन ऑयल सेक्टर में प्राइसिंग को लेकर आने वाले समय में, अगले 2-3 महीनों में कई सारी उलझनें सामने आने वाली हैं। और कीमतों, और अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो फिर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी फिलहाल रुकने वाली नहीं। अगर हम कच्चे तेल के जो बढ़ने का चार्ट है उसको देखें तो ऐसा लगता है। देखिए सर, टैक्स तो मुझे नहीं लगता है कि कम होगा। दूसरा तरीका जो आप अपना रहे हैं
कि बॉन्ड या दूसरे तरीके से घटा सरकार से पूरा हो, वो अपना सकती है, क्योंकि सीधे सीधे वो तो सरकार तो कह चुकी है बजट के दौरान कि फिस्कल डेफिसिट अपने को कम करना हाँ, है। लेकिन बॉन्ड देने में भी फिस्कल डेफिसिट तो होगा ही। बॉन्ड वहां देने पर का भी होगा, बात सही कह रहे हैं बॉन्ड देने का मतलब ये नहीं, क्योंकि बॉन्ड तो सरकार की बोरोइंग में रिफ्लेक्ट होगा। अभी तो वो बॉन्ड जो 2010 में दिए गए थे उनका पैसा सरकार पूरी तरह चुका नहीं पाई है, वो भी अभी लायबिलिटीज में सरकार की लायबिलिटीज में चल रहे हैं। तो ये बड़ी दुविधा है कि जब आप एक बहुत हाई टैक्स इकोनॉमी हो जाते हैं ना, जब आप टैक्स से लदी फदी अर्थव्यवस्था हो जाते हैं और आप अपने ईंधन की, और दुनिया के कई देशों की तरह अगर आप अपने ईंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर हैं जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, वहां डिमांड सप्लाई से कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, तो हम ज्यादा मुश्किल में होते हैं। और यह हुआ इसलिए क्योंकि पिछले 1 साल में 1.5 साल में सरकार ने पेट्रोल डीजल को, सरकारों ने, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने पेट्रोल डीजल को ऐसे निचोड़ा है उन्होंने, और सारे स्रोत ही बंद कर दिए, टैक्स लगाने के, राजस्व जुटाने के, खर्च घटाने की, बाकी सारी चीजें छोड़कर सिर्फ यह कोशिश किया कि अधिक से अधिक पेट्रोल डीजल से टैक्स निकाला जाए, अधिक से अधिक लगाया जाए। उसका नतीजा यह है कि आज हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि जब कीमतें कम थी, 50 रुपए 45 रुपए थी, तब भारत में कीमतें घट नहीं रही थी, तब सरकारें उस पर टैक्स वसूल रही थी। अब आज हम वहां आकर पहुंच गए जहां कीमतें $65 होने जा रही हैं ब्रेंट की। और ऐसी स्थिति में अब हम इस दुविधा में है कि अगर हम टैक्स घटाएंगे तो भी नुकसान होगा, और एक सीमा से अधिक कीमतें बढ़ेंगी। 100 रुपए दुनिया में, हम दुनिया में कंजम्पशन कम हो जाएगा, फिर भी नुकसान होगा। कंजम्पशन कम होगा, महंगाई बढ़ेगी, और इकोनॉमी के लिए इतनी महंगी एनर्जी खरीद कर चल पाना बहुत मुश्किल होगा। और ये समस्या, फिर मैं कहता हूं बार बार, ये समस्या बिल्कुल कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की नहीं, पूरी समस्या भारत के बहुत ही मायोपिक, बहुत ही तात्कालिक तौर पर देखने वाले कि तुरंत इस 6 महीने में क्या होगा, ऐसे सोचती है सरकारें। ये सोचने का जो मायोपिक टैक्सेशन सिस्टम है, उसका नतीजा है कि हम सस्ते कच्चे तेल पर भी महंगाई झेल रहे थे, और महंगा कच्चा तेल है तो हमारे लिए क्या होने वाला है पता नहीं। हाँ सर, मैं एकदम एक ऐसे इंसान की तरफ पूछ रहा हूँ जिसको एकदम सीधा गणित से मतलब है ना। मैं पूछना चाहता हूँ, अंशुमान जी बताइए, इस साल के अंत में पेट्रोल का दाम कितना हो जाएगा, क्या लगता है आपको? मुश्किल है कहना, क्योंकि देखिए अगर अभी का ट्रेंड जो है, अगर आप मानिए कि 62 रुपए 63 रुपए $63 पर बैरल पर ब्रेंट मिल रहा है, तो आप पेट्रोल 99-100 रुपए पे देख रहे हैं। अब आप जोड़ते जाइए कि जितना जितना ब्रेंट ऊपर बढ़ता जाएगा, कीमत उतनी बढ़ती जाएगी। और ये भी बात मैंने कही थी कि अगर ये 75 रुपए हो जाए तो 150 रुपए पेट्रोल बेचेगी सरकार देश में। अगर 20% और बढ़ने, अगर ये 75 रुपए जो हमें ट्रेंड दिख रहा है, मान लीजिए यहां से अगर $6 $7 $8 पर बैरल ब्रेंट भी ऊपर चला गया, क्योंकि ओपेक कंट्रीज प्रोडक्शन कट करेंगे, मार्केट में डिमांड आ रही है, इकोनॉमीज ओपन होना शुरू हो रही हैं, पूरे के पूरे कमोडिटी मार्केट में, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, सारे कमोडिटी मार्केट में अब कीमतें बढ़ने का, इन्फ्लेशन का रुख बन रहा है। पूरी दुनिया में महंगाई वापस लौटती दिखाई दे रही। महंगाई का वापस लौटना भारत के लिए ऐसी परिस्थिति में चिंताजनक खबर है। तो यहां तो अब कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अगले 2 महीने में, 1-2 महीने में सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो तेल की कीमतों का क्या करेगी और किस सीमा तक बढ़ाएगी। गोल्डमैन सैक्स वगैरह और कई सारी एजेंसियों ने कहा भी था कि कम से कम 20% का और की बढ़ोतरी हो सकती है। अब 20% आज से अगर आप मान लीजिए तो 100 रुपए की कीमत पे या 99 रुपए की कीमत पर अगर 20% की बढ़ोतरी, 120 और 122 रुपए तो उसके आसपास हो गया पेट्रोल की कीमत हो गई। वो तब मान रहे हैं कि जब ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी का लेवल $65-66 के आसपास रहेगा। और जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कह रही हैं और जैसा ग्लोबल मार्केट में अगर स्पेकुलेटिव प्रेशर बिल्ट होता है तो फिर तो क्रूड काफ़ी समय से दबा हुआ है, उसमें बढ़ोतरी होना शुरू हुई। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्रूड का जो रिलेशन दूसरे एसेट क्लास से है, चाहे वो गोल्ड हो या बाकी चीज़ें हों, उनसे भी ये दिख रहा, उनके हिसाब से भी आप देखें तो क्रूड में बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है। अंशुमान जी, अगला एजेंडा जो है आज का वो 5G का है। 4G भी कई जगह नहीं चलता है सही से। कल के शो में हम लोग बात कर रहे थे कि अर्थात बात हुई थी हमारी कि गांव का भी आदमी 4G का रिचार्ज कराता है, शहर का भी आदमी 4G का रिचार्ज कराता है, गांव के आदमी को 4G की सुविधा काहे नहीं मिलती है। तो अब आ गया लेकिन 5G वाली बात। और GSMA जो है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस का उनका एसोसिएशन जो है, उसके जो सीनियर डायरेक्टर हैं लॉरें बॉत्सा, उन्होंने कहा है कि इंडिया में 5G आता है तो उसको $150 बिलियन की कमाई होगी। $150 बिलियन, ठीक है, कमाई हो गई। 5G के लिए रोड ब्लॉक्स क्या है इंडिया में? 5G के लिए इंडिया कमा ले, स्पेक्ट्रम बिक जाए, सब कुछ एकदम स्मूथली चले। एयरटेल तो अब सुन रहे हैं कि वो भी करने वाला है, ट्रायल शुरू करने वाला है। स्मूथनेस कहाँ से आएगी?
5G को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं और GSMA का जो आंकड़ा है कि इंडिया के GDP में करीब $150 बिलियन ऐड होंगे, इस तरीके के आकलन, इस तरह के उत्साही आकलन हमारे पास आते रहते हैं। पर 5G को लेकर 2-3 वास्तविकताओं को समझना ज़रूरी है। भारत में हम कहाँ खड़े हुए हैं, स्पेक्ट्रम एलोकेशन की साइड से, रेगुलेटरी अप्रूवल की साइड से, कंपनियों की तैयारी की तरफ से, 5G का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने की स्थिति की तरफ से, 5G की कीमतों की तरफ से और 5G इनेबल्ड इक्विपमेंट्स की तरफ से। ये बहुत बड़ा आर्किटेक्चर है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। सिर्फ यही नहीं कि 5G आ जाएगा या ट्रायल हो जाएगा। दुनिया में करीब 61 देश हैं सिद्धांत जहाँ पर 5G कॉमर्शियली शुरू हो चुका है, पार्शियली, कहीं थोड़ा, कहीं समग्र। नेटवर्क के एक छोटे छोटे हिस्से 5G से चार्ज हो चुके हैं। करीब करीब 131 कंट्रीज़ में 413 ऑपरेटर हैं जो 5G के ट्रायल शुरू कर चुके हैं या 5G में इन्वेस्ट कर चुके हैं। ये 5G का ग्लोबल पिक्चर हमारे सामने है। भारत में भी 3 बड़ी चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि फिलहाल 2021 में 5G आने वाला नहीं है, अगर आपको लगता है ये तय है, क्योंकि अभी सरकार को 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करना है। सरकार ने घोषणा की है कि इस साल के मध्य तक या जुलाई, अगस्त, सितंबर तक स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करेगी। तो जब वो स्पेक्ट्रम का पूरा होते 2-3 महीने लगेंगे। जब वो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन पूरा होगा और उसकी क्या प्राइसिंग होगी और जब 5G का स्पेक्ट्रम कंपनियों को मिल जाएगा, तब उसके बाद 5G के आने की शुरुआत होगी। टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में गहरा अंतर्विरोध और मतभेद है। हुआवे बड़ी सप्लायर थी जिसको चीन के साथ संबंधों के कारण और उसके कारण रोक दिया गया। अब पता नहीं चीन के साथ फिर से थोड़ी चाय दोस्ती बेहतर हुई है तो हो सकता है कि हुआवे को वापस आने का मौका मिले, क्योंकि बिजनेस तो बढ़ा है चीन के साथ। हाँ, क्योंकि बिजनेस भी बढ़ा और बाकी चीन की कंपनियां आ ही रही, निवेश कर रही, तो हो सकता है हुआवे आ जाए। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी को लेकर क्लियर नहीं है। अभी यहाँ भारत में एक और तैयारी चल रही थी कि भारत के टेलीकॉम ऑपरेटर्स मिलकर एक इंडिया की इनबिल्ट 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। हालांकि उसको लेकर बहुत चीज़ें स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात चल रही कि वो कब तक डेवलप होगा, लेकिन अभी इंडस्ट्री भी उसके लिए तैयार नहीं है। भारत में जो एक टेक्नोलॉजी 5G के ट्रायल में है वो क्वालकॉम की है। उस क्वालकॉम की टेक्नोलॉजी का ट्रायल रिलायंस जियो ने जगह किया है और शायद थोड़ा सा उसका एक हिस्सा तैयारी के तौर पर एयरटेल भी कर रही है। तो ये तो 5G का रेगुलेटरी और स्पेक्ट्रम स्पेस है, यहाँ तक तो हम मोटे तौर पर समझ सकते हैं। अब आते हैं असली चीज़, जहाँ पर लागत है, जहाँ पर पैसा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत की टेलीकॉम कंपनियां AGR ड्यूज के कारण, घटते रेवेन्यू के कारण, बाकी सारी चीज़ों के कारण गहरे दबाव में है। अगर स्पेक्ट्रम बहुत महंगा बेचा सरकार ने तो 5G की बोली लगाने वाली कंपनियां शायद इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, या बचेंगी तो या दो ही बचेंगी तो दो ही। ये तो तय मान लीजिए कि भारतीय बाजार को पता है वो भारतीय बाजार में डोपोली है और जियो और एयरटेल ही 5G के लिए बिड कर सकती हैं। वोडाफोन के पास इतना फंड्स होंगे कि 5G के लिए बिड करें कि नहीं करें। लेकिन ये दोनों कंपनियां भी इस बात पर, चूंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो ये कंपनियां कोशिश करेंगी कि स्पेक्ट्रम की प्राइस कम से कम रखी जाए। और क्या सरकार 4G के प्राइस से कम प्राइस पर 5G का स्पेक्ट्रम बेचेगी? सवाल उठेंगे। 5G स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग क्या होगी, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि 5G आपके पास कब तक आएगा और किस लागत पर आएगा। पहली चीज तो ये। तो अभी हमें 5G के स्पेक्ट्रम की तस्वीर साफ नहीं है। सरकार उसको कितना स्पेक्ट्रम देगी और उसकी क्या प्राइसिंग करेगी, हमें पता नहीं। दूसरी चीज ये कि मोबाइल कंपनियों के लिए, भारतीय मोबाइल कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि टेलीकॉम नेटवर्क में जो जनरेशनल ट्रांसफर है, जनरेशनल ट्रांजिशन है, वो बहुत तेज हुआ है। आमतौर पर टेलीकॉम में जो ग्लोबल एक्सपीरियंस बताते हैं कि एक जनरेशन का नेटवर्क दूसरे जनरेशन तक जाने में 6 से 7 साल का समय लगता है। भारतीय टेलीकॉम कंपनियों को बैक टू बैक 3G और 4G अभी पूरी तरह इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ है देश में। वोडाफोन ने अभी लॉन्च किया है, BSNL तो अभी शुरू नहीं कर पाया। भारत के बहुत सारे हिस्सों में 4G पूरी तरह से फुल स्ट्रेंथ पे, फुल बैंडविड्थ पे मिल नहीं रहा है और तब तक 5G भी सामने आ गया है। तो टेलीकॉम कंपनियों की नेटवर्क रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, नेटवर्क में नए सिरे से निवेश करने की लागत, नेटवर्क्स को 5G और 4G कंपेटेबल बनाने की लागत काफी बड़ी होने वाली। तो बात केवल इसकी नहीं क्या वो उनको स्पेक्ट्रम कितना महंगा या सस्ता मिलेगा, बात यह भी है कि वो अपने नेटवर्क एक्सपेंशन में कितना पैसा खर्च करेंगे। बात यह भी है कि जो 4G का भी सोच रहे थे, वहां लगाए थे, उसका पैसा नहीं निकल पाया, गुरु डिसमेंटल करके वहां 5G लगाना है। नहीं, कहीं डिसमेंटल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनियां टेक्नोलॉजी लेकर आई हैं उसमें वो 4G के ऊपर एक लेयरिंग करेंगे, लेकिन उसकी कॉस्ट आएगी। अब एक दूसरी बात तो ये कि टेलीकॉम कंपनियों के पास इतना पैसा, इतना स्ट्रेंथ नहीं होगी कि वो एकदम तेजी से ट्रांजिशन कर सकें नेटवर्क के ऊपर। फिर उसके बाद की बात, 5G आपको किस कीमत पर मिलेगा, आपको किस लागत पर मिलेगा।
अगर 5G महंगा हुआ और मंदी के इस दौर में जब लोगों के कंजम्पशन स्पेंडिंग ऑलरेडी टूटे हुए हैं तो 5G की प्राइसिंग सबसे बड़ा इशू होगा। और 5G डिवाइसेस बहुत महंगे हैं इस समय। हाँ, अब उसके तो 5G की प्राइसिंग, सर्विस की प्राइसिंग सबसे बड़ी इशू होगी। तो हो सकता है भारत में एक इलीट तैयार हो जाए 5G इस्तेमाल करने वाला, कि हर शहर में 5%, 7%, 8% लोग 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर सके। बाकी लोग बेचारे 4G के नाम पर 3G और 3G के नाम पर 2G, जो सामान्य रूप से हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ है हमारी किस्मत में कि 4G के नाम पे हमको 3G की स्पीड मिलती है और 3G के नाम पे 2G की स्पीड मिलती है, वो बाकी लोग उसको लेते रहें। अब तीसरी चीज़ उस पर आते हैं जो 5G डिवाइसेस की बात है। 5G डिवाइसेस बहुत महंगी होंगी जब तक स्केल नहीं आएगा। अगर भारत में बड़े पैमाने पर नेटवर्क के बड़े 30%, 35% हिस्से पर 5G नहीं हुआ या 5G लेने वाले लोग उतने अधिक नहीं हुए तो डिवाइसेस सस्ती नहीं होंगी, क्योंकि उनके डिवाइसेस की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी बात सिद्धार्थ समझना जरूरी है कि क्योंकि इसलिए हम कह रहे हैं कि 5G की जर्नी थोड़ी लंबी है, 4-5 साल की जर्नी है। 22 तक तो इसमें स्पेक्ट्रम की प्रोसेस शुरू हो पाएगी। आखिरी बात यह कि टेलीकॉम नेटवर्क में बहुत सारा इस्तेमाल मोबाइल एप्लीकेशंस और बाकी चीजों के जरिए होता है। भारत में अभी जो आर्किटेक्चर है वो 4G कॉम्पेटेबल मोबाइल एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। 5G जब आएगा तो 5G के हिसाब से नए मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप करने पड़ेंगे, वो हाई स्पीड मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। उनके हिसाब से जो एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनियां हैं, चाहे आप ई कॉमर्स का एप्लीकेशन लें, चाहे आप मोबाइल बैंकिंग का एप्लीकेशन लें, चाहे आप मोबाइल वॉलेट लें या और भी एप्लीकेशन लें, उन एप्लीकेशंस को भी 5G के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो एप्लीकेशन आपके 5G स्पीड से मैच कर पाएंगे जिस तरह की आपको स्पीड चाहिए। तो ये है पूरी 5G की तस्वीर। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर, डिसाइड करने वाला फैक्टर है, वो ये नहीं है कि कब लॉन्च होगा। लॉन्च तो अगले साल तक शायद हो जाए ट्रायल के तौर पर, क्योंकि इस साल अगर स्पेक्ट्रम आया तो 2022 में हाँ, फिर वो ट्रायल के तौर पर धीरे रोल आउट करते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि 5G की प्राइसिंग क्या होगी, कंपनी के लिए क्या प्राइसिंग होगी एक 5G नेटवर्क बनाने की, और उसके बाद जो कंज्यूमर को 5G सर्विस किस कीमत पर मिलेगी, क्योंकि और उस कीमत तो ले पाएगा कि हाँ, नहीं और ले पाएगा। क्योंकि भारत में टेलीकॉम सर्विस का विस्तार इस पर नहीं हुआ कि टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी थी, इस पर हुआ कि प्राइस कितनी कम थे। भारत में 2G इसलिए एकदम एक्सप्लोड करके पूरे देश में फैल गया 2G और 3G, क्योंकि उसकी लागत बहुत कम थी। 4G की इतनी तेजी से इसलिए फैला क्योंकि 4G के साथ जो डेटा फैसिलिटीज मिली, डेटा की कॉस्ट कम थी और लोगों ने 4G को अपनाया। 5G की अगर कॉस्ट कम नहीं होगी तो उसका एक्सपेंशन आने वाले समय में स्लो होगा। और ये बात जब मैं कंपनियों से बात करता हूं तो यही सारे सवाल उनके दिमाग में भी कि कस्टमर बेस कितना होगा, कॉस्टिंग कितनी होगी। लेकिन हमें दो बड़े घटनाक्रमों पर इस साल निगाह रखनी पड़ेगी। एक इस बात पर निगाह रखनी पड़ेगी कि सरकार स्पेक्ट्रम का ऑक्शन कब करती है, सिद्धांत स्पेक्ट्रम किस कीमत पर ऑक्शन किया जाता है। और दूसरी चीज यह है कि क्या क्वालकॉम के अलावा कोई और भी बड़ी कंपनी भारत में 5G टेक्नोलॉजीज के लिए दोबारा बाजार में आने की कोशिश करती है। इन पर हमारी निगाह रहेगी और हम खर्चा पानी में इन घटनाओं पे निगाह रख के फिर आपसे दोबारा जरूर। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। साथ में अंशुमान जी हैं, कैमरे के पीछे हैं जेरी और मिथिलेश। अब मिलेंगे सोमवार को खर्चा पानी में, संडे को तो अर्थात आएगा ही आएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।